नमस्कार। एमए हिंदी के इस वीडियो कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मैं आपके सामने भारतेंदु युग की साहित्यिक भाषा के रूप में जो विकास हुआ खड़ी बोली का, उस पर और उस युग की पत्र पत्रिकाओं के बारे में बातचीत करूंगा। यह जो वीडियो कार्यक्रम है ये एमए हिंदी के पाठ्यक्रम MHD 6 से संबंधित है। MHD 6 जैसा कि आप जानते हैं हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास का कार्यक्रम है। हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास में आधुनिक युग की शुरुआत जो हुई थी, उस आधुनिक युग की शुरुआत के बारे में आपको एक अलग वीडियो कार्यक्रम में बताया जा चुका है। मैं यहाँ पर इस वीडियो कार्यक्रम के अंतर्गत आपको खड़ी बोली हिंदी के साहित्यिक रूप के विकास के बारे में बात करूँगा, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि के रूप में कुछ ऐसी बातों की भी चर्चा करूँगा जिससे कि इस साहित्यिक रूप को समझने में आपको मदद मिलेगी। इसके बाद में मैं पत्र पत्रिकाओं के बारे में आऊँगा। स्पष्ट है कि इस कार्यक्रम में सभी पक्षों पर बहुत विस्तार से हम बातचीत नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश यह होगी कि आपको मुख्य बातें सब बता दूं। तो सबसे पहले हम खड़ी बोली के साहित्यिक रूप, जिसे हिंदी कहते हैं, उसके बारे में बात करें। आप जानते हैं कि खड़ी बोली के साहित्यिक रूप दो भाषाओं के रूप में हमारे सामने आते हैं, उर्दू के रूप में और हिंदी के रूप में। दोनों खड़ी बोली की भाषाएं हैं, दोनों का व्याकरण एक है। खड़ी बोली उर्दू जो है वो फारसी लिपि में लिखी जाती है और हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। दोनों की स्वतंत्र साहित्यिक परंपराएं हैं। आज भले ही दोनों का व्याकरण हो, दोनों का मूल रूप में दोनों एक ही भाषाएं हो, लेकिन अपनी साहित्यिक परंपराओं के कारण वो अलग अलग भाषाओं के रूप में अपने को स्थापित कर चुकी है और हम उन्हें अलग अलग भाषाओं के रूप में भी जानते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हिंदी उर्दू का जो विवाद था उसने दो रूप धारण कर लिए। इसके मूल में कहीं न कहीं सांप्रदायिक सोच काम कर रही थी दोनों ही वर्गों की। ये मान लिया गया कि उर्दू जो है वो मुसलमानों की भाषा है और ये भी मान लिया गया कि हिंदी जो है वो हिंदुओं की भाषा है, जबकि भाषाएं इस तरह से धर्मों से नहीं जुड़ी होती। लिपि जो है फारसी लिपि में बहुत सारी भारतीय भाषाएं लिखी जाती रही है, बल्कि कई भाषाएं, जैसे आप जानते होंगे कि पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत जो अवधी भाषा का महाकाव्य है, वो मूल रूप में लिपि उसकी फारसी थी, यानी फारसी लिपि में लिखा गया। लेकिन फारसी लिपि में लिखे जाने से वो अवधी जो है वो कोई और भाषा नहीं हो गई। और इस तरह से अगर मान लीजिए किसी भाषा को, चाहे वो हिंदी हो या कोई और भाषा हो, उसकी लिपि कुछ और हो जाए तो वो भाषा नहीं बदल जाती। लेकिन हिंदी उर्दू के साथ में ऐसा ही हुआ कि लिपि बदल जाने के कारण वो अलग अलग भाषाएं मानी गई। जैसा मैं बता चुका हूँ आपको कि यह लिपि का जो अंतर है वो दूसरे रूपों में भी सामने आया। दूसरे रूपों में कैसे सामने आया कि जो फारसी लिपि में लिखी जा रही थी और जिसे हम उर्दू जानते हैं, उर्दू के रूप में जानते हैं, उसमें अरबी फारसी के शब्दों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, ज़्यादा होने लगा था। और जो हिंदी है उस हिंदी की शुरुआत करने वाले, यानी कि जो हिंदी में लिख रहे थे देवनागरी लिपि में, उन्होंने अपनी भाषा को उर्दू से अलगाने के लिए सचेत रूप से यह प्रयत्न किया कि उसमें अरबी फारसी के शब्दों का इस्तेमाल कम से कम हो। और इसका नतीजा यह हुआ कि दोनों अपने साहित्यिक रूप में अलग अलग नज़र आने लगी।
एक में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग ज़्यादा हो रहा था और दूसरे में जो है अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग ज़्यादा हो रहा था। अन्यथा भाषा अपने में एक ही थी। तो ये जो शब्द भंडार की का जो अंतर है, ये शब्द भंडार से उनके भाषा का रूप जो है या साहित्यिक रूप जो है उसमें अंतर आया। बहरहाल ये अपने में महत्वपूर्ण है जानकारी, क्योंकि इससे हिंदी जो देवनागरी लिपि में लिखी जा रही थी उसको समझने में हमें मदद मिलेगी। दूसरी चीज़ जो महत्वपूर्ण है साहित्यिक भाषा के रूप में इस्तेमाल होने के संदर्भ में, कि साहित्यिक भाषा के रूप में इस्तेमाल होने से पहले हिंदी पत्र पत्रिकाओं में गद्य के रूप में विकसित हुई। क्योंकि आप जानते हैं कि पत्र पत्रिकाओं में हिंदी का गद्य रूप जो विकसित हुआ, खड़ी बोली का, वह विकसित रूप जो है वो साहित्यिक भाषा के रूप में प्रयुक्त होने से पहले का है। वैसे तो साहित्यिक भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग अमीर खुसरो ने भी किया था। उनकी पहेलियाँ, उनकी मुकरियाँ, उनकी कुछ कविताओं में भी खड़ी बोली का प्रयोग हमें मिलता है। उसके बाद में भी बहुत सारे कवियों के यहाँ भी खड़ी बोली का प्रभाव दिखाई देता है। गद्य भी लिखा गया। 17वीं 18वीं शताब्दी में भी कुछ गद्य के नमूने हमें मिलते हैं खड़ी बोली हिंदी के। योग वशिष्ठ जो राम प्रसाद निरंजनी की किताब थी वो खड़ी बोली गद्य में ही थी हिंदी में। लेकिन हिंदी का गद्य के रूप में जो प्रचार प्रसार हुआ वो आधुनिक युग में हुआ, 19वीं शताब्दी में हुआ, और ख़ास तौर पर पत्र पत्रिकाओं के अंदर, क्योंकि पत्र पत्रिकाओं के लिए गद्य ही सबसे प्रयुक्त भाषा है और इसलिए गद्य का विकास हुआ। और वो गद्य का विकास जो है, आरंभिक विकास, वो आरंभिक विकास कई तरह के प्रभाव उस पर दिखाई देते हैं। मैं जैसा ये कहना ख़ास तौर पर कहना चाहता हूँ कि उर्दू चूँकि गद्य के रूप में और पद्य के रूप में हिंदी की तुलना में पहले से शुरू हो गई थी, इसलिए उर्दू का गद्य और पद्य रूप दोनों हिंदी की तुलना में पुराना है। लेकिन हिंदी में जो गद्य लिखा जा रहा था वो 19वीं शताब्दी के शुरू में प्रयुक्त हुआ और उस पर कई तरह के प्रभाव थे। खास तौर पर ब्रज भाषा का प्रभाव था और उन बोलियों का प्रभाव था जिन बोलियों के संपर्क में ये हिंदी के कवि आ रहे थे या हिंदी के लेखक आ रहे थे। लेकिन धीरे धीरे एक परिनिष्ठित भाषा की ज़रूरत महसूस की जा रही थी और इसकी कोशिश फोर्ट विलियम कॉलेज के द्वारा हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज एक संस्थान थी जहाँ पर गिलक्राइस्ट जैसे लोगों ने उर्दू और हिंदी में किताबें लिखाई और उन किताबों के माध्यम से हिंदी का निर्माण करने की कोशिश हुई। उसमें लल्लू लाल थे, सदल मिश्र थे, इन दो लोगों ने किताबें लिखी। लल्लू लाल ने जो है मद्भागवत पुस्तक के 10वें स्कंद के आधार पर प्रेम सागर नामक गद्य लिखा और इसी तरह से सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान नामक एक पुस्तक लिखी और ये खड़ी बोली गद्य के आरंभिक नमूने थे और इसके माध्यम से उन्होंने एक हिंदी का निर्माण, खड़ी बोली गद्य का निर्माण, हिंदी जिसका रूप है उसका निर्माण करने की कोशिश की। लेकिन इसकी सीमा यह थी कि ये वह रूप अर्जित नहीं कर पाई जिसका इस्तेमाल शिक्षा के लिए हो, साहित्य के लिए हो। ये काम इनके माध्यम से नहीं हुआ। इन पर ब्रज भाषा का प्रभाव था, इन पर संस्कृत का प्रभाव था और ख़ास तौर पर है कि कोई ऐसा परिनिष्ठित रूप नहीं था जो कि आदर्श बन सके या उदाहरण बन सके लिखने वालों के लिए। उसके अलावा भी लल्लू लाल और सदल मिश्र के अलावा इंसाल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी नामक एक रचना की जिसकी भाषा बहुत ही प्रभावशाली थी और उन्होंने कोशिश की थी, जैसा उन्होंने खुद लिखा, कि बोलियों का प्रभाव उस पर ना हो। लेकिन वो भाषा भी कोई बहुत ज़्यादा प्रयुक्त होने लायक नहीं थी।
धीरे धीरे जो 18वीं शताब्दी के मध्य के बाद जो साहित्यिक पत्रिकाएं निकली, जो अखबार निकले, उससे धीरे धीरे खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ और उसमें कई तरह के ग्रंथ लिखे गए, उपन्यास लिखे गए, निबंध लिखे गए और भाषा की रवानगी आने लगी। जो साहित्यिक पत्रिकाएं उस दौरान में निकली, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे, उन साहित्यिक पत्रिकाओं में जैसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1868 के अंदर कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का आरंभ किया, तो उस पत्रिका के माध्यम से उन्होंने एक तरह से कहना चाहिए कि साहित्यिक हिंदी का स्वरूप लोगों के सामने रखना शुरू किया। उसके अलावा प्रताप नारायण मिश्र ने भी ब्राह्मण नामक पत्रिका निकाली, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप निकाला, तो हिंदी का एक रूप बनने लगा। जैसे भाग्यवती के लेखक सरदार राम फिल्लोरी, जिन्होंने भागवती नाम का उपन्यास लिखा था, उसके माध्यम से भी हिंदी का एक साहित्यिक रूप बनने लगा। और भी कई सारे लेखक थे जिन्होंने साहित्य के अलग अलग रूपों का प्रयोग किया, अलग अलग विधाओं का प्रयोग किया और एक खड़ी बोली गद्य का एक परिनिष्ठित रूप सामने आने लगा। तो इसमें बहुत सारे भारतेंदु युग के लेखक थे। इसमें स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, प्रताप नारायण मिश्र थे, बालकृष्ण भट्ट थे, राधाचरण गोस्वामी थे और इसके अलावा और भी बहुत सारे लेखक थे, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगंध थे। और इन सब लोगों ने साहित्य की अलग अलग भाषाओं में खास तौर पर गद्य के माध्यम से और ख़ास तौर पर निबंधों के माध्यम से उन्होंने एक साहित्यिक भाषा के निर्माण का सफल प्रयत्न किया। और ये निबंध भी एक तरह के नहीं थे, उसमें वैचारिक निबंध भी थे, उसमें व्यंग्य के निबंध भी थे, उसमें ऐसे ऐसे विषयों पर इन लोगों ने निबंध लिखे जो कि बाद में उस तरह के विषयों पर निबंध नहीं लिखे गए। लेकिन इससे हिंदी को अपना एक परिनिष्ठित एक साहित्यिक रूप ग्रहण करने में बहुत ही मदद मिली और ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम था जो कि भारतेंदु युग के अंदर हुआ। तो भारतेंदु युग में जो साहित्यिक भाषा थी, उस साहित्यिक भाषा को लेकर यह जो हिंदी गद्य का विकास हुआ, इस हिंदी गद्य के विकास को हम अपने सामने देख सकते हैं। हिंदी गद्य के विकास में नाटकों की भी बड़ी भूमिका है और खुद भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बहुत सारे नाटक लिखे। उनका भारत दूरदर्शा, अंधेर नगरी आदि जो नाटक है वो बहुत ही लोकप्रिय हुए और उसमें बहुत ही हमें एक साहित्यिक रचनात्मक हिंदी का प्रयोग मिलता है। उसमें उन्होंने बहुत सारी कविताओं का भी इस्तेमाल किया अपने नाटकों में, या बहुत सारी पहेलियाँ जो लिखी, उन पहेलियों में भी उन्होंने हिंदी खड़ी बोली हिंदी का इस्तेमाल किया। तो ये जो विवाद उस दौरान में था कि कविता की भाषा ब्रज होनी चाहिए और हिंदी की भाषा गद्य की भाषा खड़ी बोली होनी चाहिए, उस विवाद का प्रभाव था निश्चित रूप से। लेकिन उसके बावजूद छुटपुटी ही सही भारतेंदु युग में खड़ी बोली में भी कविताएं भी लिखी गई, लेकिन मुख्य रूप से खड़ी बोली का जो गद्य रूप है वो ही भारतेंदु युग के अंदर हमें दिखाई देता है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस गद्य के विकास में जो मुख्य योगदान है वो मैं बता चुका हूँ, पत्र पत्रिकाओं का है, जिसका कि हम और विस्तार से उल्लेख आगे करेंगे। लेकिन इसमें इसको विकसित करने में इन साहित्यिक विधाओं का भी बड़ा योगदान है। ये जो नई साहित्यिक विधाओं का रूप हमें देखने को मिलता है वो दो तरह से मिलता है। एक तो यह है कि इस दौरान में अंग्रेजी से, बंगला से और दूसरी भाषाओं से हिंदी में बहुत अनुवाद हुए। खुद भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अनुवाद किए, दूसरे लेखकों ने अनुवाद किए और उस अनुवाद के माध्यम से हिंदी साहित्य का, गद्य साहित्य का भंडार एक तरह से कहना चाहिए कि भरा उन्होंने।
आप जानते हैं कि जैसे उपन्यास विधा है, तो उपन्यास विधा हिंदी से पहले बंगला में बड़े लेखक हो चुके थे। बंकिम चंद्र के उपन्यास आ चुके थे। बंकिम चंद्र के कई उपन्यासों का भारतेंदु युग में अनुवाद हुआ। इसके अलावा और भी बहुत सारे लेखक जो थे बंगला के, उनकी किताबों का भी हिंदी में अनुवाद हुआ। तो एक तरह से अनुवाद के माध्यम से बहुत सारा साहित्य हमारे सामने आया। दूसरा जो बड़ा फर्क हुआ वो यह है कि साहित्य अब विविध रूपों में दिखाई दे रहा था और नए रूपों में। जैसा आप जानते हैं कि अब तक रीतिकाल तक साहित्य में 3 विषय थे: वीर गाथा काव्य, भक्ति काव्य और श्रृंगार काव्य। ऐसा नहीं है कि ये भारतेंदु युग में ये तीनों विषय नहीं थे। तीनों विषयों पर लिखा गया। खासतौर पर भक्ति और श्रृंगार पर तो कविताएं बहुत अधिक लिखी गई और ब्रज भाषा में लिखी गई। लेकिन इस दौर के अंदर जो गद्य की रचनाएं हुई, वो गद्य की रचनाओं के विषय इन भक्ति और रीति यानी भक्ति और श्रृंगार से इतर विषयों पर भी बहुत कुछ लिखा गया। और यह एक बड़ा फर्क था। सामाजिक विषयों पर लिखा गया। भाग्यवती जो है सामाजिक विषय पर लिखा हुआ उपन्यास है। परीक्षा गुरु है राजा उपन्यास, वो भी सामाजिक विषय पर है। और उसके अलावा और बहुत सारे लेखकों ने सामाजिक विषयों पर उपन्यास लिखे। जो निबंध लिखे जा रहे थे वो भी सामाजिक विषयों पर थे। खास बात ये थी कि उपन्यासों में बहुत तरह की विविधता भी आ रही थी। किशोरीलाल गोस्वामी ने उपन्यास नाम की एक पत्रिका तक शुरू की और गोपाल राम गहमरी ने। लेकिन इसके अलावा आप देखेंगे कि देवकी नंदन खत्री ने चंद्रकांता संतति, भूतनाथ जैसे उपन्यास लिखे। उन उपन्यासों के माध्यम से उन्होंने तिलस्मी और एआरी जैसे विषयों पर बहुत ही विस्तार से उपन्यास, बड़े बड़े उपन्यास, कई खंडों में बंटे हुए उपन्यास उन्होंने लिखे। और वे इतने लोकप्रिय हुए कि उसको पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी। इस तरह आप देखेंगे कि हिंदी की लोकप्रियता बढ़ाने में, हिंदी को जनता के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने में इस तरह के साहित्य ने बहुत बड़ा योगदान किया है। सरदाराम फिलौरी का उपन्यास जो है वो एक और कारण से भी, या दूसरे और कई सारे उपन्यासों की चर्चा मैं यहाँ करना चाहूँगा, उल्लेख करना चाहूँगा, वो यह कि इन्होंने जन जागरण, सामाजिक सुधार को भी विषय बनाया। जैसे 1870 में लिखा गया देवरानी जेठानी की कहानी जो है, उस उपन्यास की विशेषता यह है कि वहाँ पर एक ही घर की 2 बहुएं, एक शिक्षित है और एक अशिक्षित है, उन दोनों के बीच की तुलना की गई है और उसके माध्यम से ये बताया गया कि स्त्रियों के लिए शिक्षा क्यों जरूरी है। इसी तरह से भाग्यवती जो उपन्यास है उसका भी विषय यही है। उसमें जो नायिका भाग्यवती है वो शिक्षित है और उस शिक्षित होने के कारण वह अपने ससुराल में न केवल घर के काम करने में प्रवीण होती है, बल्कि कई अवसरों पर उसकी शिक्षा उस घर के लिए बहुत योगदान करती है। यहाँ तक कि एक बार जब उसे घर से निकाल दिया जाता है अपने ससुराल में, तो वह स्वतंत्र रूप से रहकर, अलग रहकर अपना जीवन यापन करती है, केवल इसलिए कि वह शिक्षित होती है। तो स्त्री शिक्षा जो है उस समय एक बड़ा विषय था और उस पर बहुत सारी रचनाएं की गई। साहित्यिक विधाओं की जो चर्चा मैं आपके सामने अभी कर रहा हूँ, उस संदर्भ में एक बात ध्यान रखें कि मुख्य रूप से भारतेंदु युग में जो गद्य विधाएं थी वो निबंध, नाटक और उपन्यास थे। कहानियाँ कम लिखी गई, कुछ प्रयोग हुए। जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले ही उल्लेख कर चुका हूँ कि इंशाअल्लाह खान रानी केतकी की कहानी लिखी थी, लेकिन वो अपवाद की तरह है।
कहानियों का लेखन जो है वो द्विवेदी युग में शुरू हुआ, और इस रूप में कहानी लेखन जो है वो भारतेंदु युग में कुछ लिखे गए, लेकिन उपन्यास काफ़ी लिखे गए, और उपन्यास का भी विकास द्विवेदी युग में ज़्यादा हुआ। इन विधाओं के अलावा बाकी कविताएं तो लिखी जा रही थी, और कविताएं तो जैसा मैं कह ही चुका हूँ कि ब्रज भाषा में लिखी जा रही थी। कुछ और विधाओं का भी की शुरुआत कह सकते हैं कि वो भारतेंदु युग में हुई। जैसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटक पर एक सैद्धांतिक लेख लिखा था, एक छोटी सी पुस्तिका कह सकते हैं, या इसी तरह से कुछ समीक्षाएं लिखने का प्रयास किया गया। ये एक तरह से कहना चाहिए कि ये नई तरह की विधाएं हैं, क्योंकि आलोचना एक तरह से आप देखेंगे कि आलोचना अब तक हिंदी साहित्य की परंपरा में कहीं नहीं है। भारतेंदु युग से पहले तक तो बिल्कुल भी नहीं है, और भारतेंदु युग में भी पहली बार नाटक के माध्यम से एक सैद्धांतिक आलोचनात्मक पुस्तिका लिखने की कोशिश भारतेंदु के यहाँ दिखाई देती है, और उसके बाद में एक दो पुस्तकों की आलोचना लिखने की कोशिश हो रही है, लेकिन एक विधा के रूप में आलोचना कहना चाहिए कि वो अभी उसकी बहुत ही आरंभिक शुरुआत थी, और ये कोशिश इस दौर में हुई। इसके अलावा बहुत सारी विधाएं जो बाद में, जैसे रेखाचित्र, संस्मरण, इस तरह की जो गद्य विधाएं थी, इन गद्य विधाओं का भी भारतेंदु युग में उस तरह से आरंभ नहीं हुआ, वे सब बाद में आरंभ हुए। लेकिन एक बात जो इस संदर्भ में ध्यान देने की बात है कि जब हिंदी का गद्य लेखन शुरू हुआ, तो उस गद्य लेखन को केवल साहित्यकारों द्वारा जो लिखा गया उसी तक सीमित रखना ठीक नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे थे, या बहुत सारी संस्थाएं ऐसी थी, जिन्होंने खड़ी बोली हिंदी गद्य के विकास में बहुत बड़ा योगदान किया है। वो छुटपुट लोग नहीं हैं, बल्कि एक तरह से वो सामूहिक प्रयास है। जैसा मैं कहना चाहता हूँ मुख्य रूप से, जैसे ईसाई मिशनरियाँ, उन्होंने अपने धर्म प्रचार के लिए ही सही, लेकिन उन्होंने हिंदी में बहुत सारी पुस्तकें लिखी, और इस तरह से जो योगदान उन्होंने किया उससे भी हिंदी का विकास, खास तौर पर हिंदी गद्य के विकास में बड़ी भूमिका अदा की। और उन्होंने निश्चित रूप से वो धार्मिक पुस्तकें थी, लेकिन ये महत्वपूर्ण योगदान है। इसी तरह से राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो थे, उन्होंने कई सारी पाठ्य पुस्तकें हिंदी में लिखवाई। हालांकि उनका भाषा संबंधी दृष्टिकोण जो था वो भारतेंदु हरिश्चंद्र से अलग था। वो उस भाषा के पक्षधर थे जो हिंदी उर्दू दोनों की परंपराओं को साथ लेकर चलती है। लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि ईसाई मिशनरियों ने भी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जैसे लोगों ने भी इसके माध्यम से हिंदी गद्य के विकास में बड़ा योगदान किया। तीसरा, जो मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, मैं फिर इसे दोहराना चाहता हूँ कि अनुवाद के माध्यम से भी हिंदी गद्य का विकास हुआ। तो जो साहित्यिक विधाओं की मैं चर्चा कर रहा था, उनके अलावा भी इन सब के माध्यम से भी हिंदी गद्य का विकास हुआ। तो हिंदी गद्य के विकास के लिए जो एक पूरा माहौल बना, उस माहौल में कई तरह की कहना चाहिए कई तरह के संगठन, कई तरह के लोग उसमें योगदान कर रहे थे। एक और जो मैं भूल रहा हूँ वो है आर्य समाज का योगदान। आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती, जो 19वीं शताब्दी में काफ़ी सक्रिय थे, और आमतौर पर जो धार्मिक शास्त्रार्थ वगैरह वह करते थे वो संस्कृत भाषा में करते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी महसूस हुआ कि एक ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए वो जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बना सके, और इसलिए वो गुजराती भाषी होते हुए भी उन्होंने अपना जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश, वो हिंदी में लिखा। हालांकि वो हिंदी
19वीं शताब्दी की हिंदी है, आरंभिक हिंदी है, लेकिन वो सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में लिखा। और आर्य समाज के कारण भी बाद में स्वामी दयानंद सरस्वती के उस परंपरा का अनुकरण करते हुए आर्य समाज के बहुत सारे लोगों ने जो किताबें लिखी वो हिंदी में लिखी। खुद पंडित सरदाराम फिल्लोरी किसी समय आर्य समाज से प्रभावित भी थे। तो बहुत सारे लोगों ने आर्य समाज से प्रभावित होकर भी हिंदी में लेखन किया, हिंदी गद्य को समृद्ध किया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों के योगदान के कारण हिंदी का विकास हुआ। इस हिंदी के विकास की दूसरी मंजिल जो है वो हम द्वितीय युग में देखते हैं, जो किसी अन्य कार्यक्रम में हम उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। अंत में जैसा मैं कह चुका हूँ कि इस पूरे दौर में जिसने हिंदी के विस्तार में और हिंदी के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान किया वो पत्र पत्रिकाएँ। और वो पत्र पत्रिकाएँ जो है उन्होंने एक तरह से ये कहना चाहिए कि जनता तक हिंदी को फैलाने में, हिंदी को पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। हिंदी में 1826 में पहली बार एक हिंदी में अखबार निकाला गया, उदंत मार्तंड करके। उदंत मार्तंड, हालांकि वो 1.5 साल करीबन ही अखबार निकल सका, लेकिन वो पहला अखबार था जो हिंदी में प्रकाशित हुआ। इससे पहले राजा राममोहन राय जो बंगदूत नाम की पत्रिका निकालते थे, वो बंगदूत जो फारसी में भी निकलता था, बंगला में भी निकलता था, उसका एक संस्करण वो हिंदी में भी निकालते थे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 19वीं शताब्दी के तीसरे दशक से हिंदी में शुरुआत हो गई थी पत्र पत्रिकाओं की। उसके बाद में और भी कई सारे अखबार निकले, जिसमें शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा निकाला हुआ अखबार बनारस अखबार वो काफ़ी चर्चित हुआ, काफ़ी पढ़ा भी जाता था। और भी कई सारे अखबार निकले। तो इन अखबारों के माध्यम से लोगों तक समाचार पहुंचाए जाते थे, समाचार और विचार। निश्चित रूप से अखबार साहित्य प्रचार के मंच नहीं थे, लेकिन इन अखबारों ने हिंदी के प्रचार प्रसार में और हिंदी के गद्य को समृद्ध करने में बड़ा योगदान किया। और ये प्रक्रिया काफ़ी चलती रही। अखबार धीरे धीरे निकलते रहे, बंद होते रहे, नए अखबार निकलते थे। बनारस से बहुत सारे अखबार निकले, हिंदी प्रदेशों के बहुत सारे दूसरे शहरों से अखबार निकले, और इस तरह से हिंदी में अखबारों की एक परंपरा शुरू हुई। ये एक बिल्कुल स्वतंत्र विषय है जिस पर काफ़ी विस्तार से बात की जा सकती है, लेकिन हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि हिंदी गद्य के विकास में इन अखबारों का भी बड़ा योगदान है। उसके बाद में दूसरा चरण जो महत्वपूर्ण है वो है साहित्यिक पत्रिकाओं का। साहित्यिक पत्रिकाओं को हिंदी में निकालने का जो श्रेय है वो भारतेंदु मंडल के लेखकों को जाता है, स्वयं भारतेंदु को। 18 साल की उम्र में, जानते हैं आप कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में हुआ था, और 18 साल की उम्र में उन्होंने पहली हिंदी की महत्वपूर्ण पत्रिका कवि वचन सुधा का प्रकाशन आरंभ किया था 1868 के अंदर। उसके बाद में दूसरी पत्रिका हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन उन्होंने 1873 में किया, यानी कि 5 साल बाद में। हरिश्चंद्र मैगजीन जो है बाद में हरिश्चंद्र चंद्रिका के रूप में भी निकला। और तीसरी महत्वपूर्ण पत्रिका जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने निकाली वो थी बाला बोधिनी। ये स्त्रियों के लिए पत्रिका थी। और आप देखेंगे कि पहले लेखक हैं हिंदी के जिन्होंने यह महसूस किया कि नहीं, हिंदी में स्त्रियों के लिए भी सामग्री जानी चाहिए, स्त्रियों के लिए भी पत्रिकाएं हो, ताकि स्त्रियां जागरूक बने और स्त्रियों के जीवन में परिवर्तन हो। उसके अलावा बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप निकाला, प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण निकाला, और राजा चरण गोस्वामी ने भारतेंदु के नाम से पत्रिका निकाली, और दूसरे बहुत सारे लोगों ने
तरह तरह की पत्रिकाओं का प्रकाशन किया और इन पत्रिकाओं के माध्यम से न केवल गद्य का विकास हुआ बल्कि हिंदी के साहित्य का विकास हुआ। और जिसे हम हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग कहते हैं, वह भारतेंदु युग जो है वो वास्तव में साहित्य का महत्वपूर्ण युग बना। वो इसलिए बना क्योंकि इन पत्रिकाओं के माध्यम से नए तरह का साहित्य हमारे सामने उभर कर आ रहा था। और इसमें चूंकि केंद्रीय भूमिका भारतेंदु हरिश्चंद्र की थी, जो कि कहना चाहिए कि जिनके नाम से ये युग पहचाना जाता है, इसलिए हालांकि उनको बहुत लंबा जीवन नहीं मिला। 1850 में वो पैदा हुए और 1885 में, यानी कि जिस साल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उस साल उनकी मृत्यु भी हो गई। लेकिन उनका योगदान जो है वो बहुत युग प्रवर्तक की योगदान है। और एक तरह से कहना चाहिए कि जिसे हम आधुनिक हिंदी कहते हैं, उस आधुनिक हिंदी को स्थापित करने का, उसको प्रचारित करने का, उसको लोगों तक पहुंचाने का काम भारतेंदु के नेतृत्व में हुआ। 1873 में जब उन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन निकाली थी तो उन्होंने कहा था कि हिंदी एक नए चाल में ढली, एक नए रूप में सामने आ रही है। वही हिंदी जो नए रूप में सामने आई, वही आज हिंदी के रूप में जानी जाती है, जिसका बहुत ही समृद्ध जिसकी बहुत समृद्ध परंपरा है, जिसका बहुत ही समृद्ध साहित्य है, और जो हिंदुस्तान में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा के रूप में जिसे जाना जाता है। धन्यवाद।